हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2021 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है सभी बच्चों के बारे में। ऐसा सत्य नहीं होता है कि निश्चित आयु तक कोई विशिष्ट लक्ष्य पहले से निर्धारित है और वो प्राप्त कर ही लेंगे, या सभी बच्चों के लिए जो बाल विकास है, विकास की प्रक्रिया है, एक सी होगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, अलग अलग तरीके से होती है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी समकालीन विचारधारा, अभी की जो विचारधारा है, वर्तमान में यही विचारधारा चल रही है कि बहुत बहुआयामी विकास होता है बच्चों का। साथ ही साथ बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, इसीलिए उनका विकास बहुआयामी होता है। और ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो ये पूर्व अनुमान नहीं लगाया जाता, ये बात गलत है। हम विकास की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है या कितना विकास उसका होने वाला है। कुछ मात्रा में हम उसका प्रेडिक्शन या पूर्वानुमान कर सकते हैं। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है, गलत है। पर्यावरण का भी रोल होता है, हमारे आसपास के वातावरण के कारकों से भी प्रभावित होता है बाल विकास। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का खालिस्तान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो देखिए, विकास के बारे में बार बार ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का विकास होता है जिसमें कहा जाता है कि बच्चे का विकास शरीर के केंद्र भाग से परिधि की ओर होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट या अधोगामी विकास कहते हैं। ये हो जाएगा अधोगामी। और विकास होता है जिसमें कहा जाता है, विकास का दूसरा सिद्धांत है, उसमें कहा जाता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है और उसे हम शीर्षगामी कहते हैं। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा गया है मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर। तो यहाँ पर केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है या केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, और इसे हम कहते हैं अधोगामी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो देखिए, ये कल्पनाशीलता वाले खेल के बारे में बात होती है, तो यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे उचित उत्तर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? परिवार तो प्राथमिक है, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ये सब द्वितीयक हैं। तो परिवार तो नहीं आएगा। तो देखिए, परिवार को हटाना है हमें। ऑप्शन 1 में भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो देखिए, हिंदी वर्जन में इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उन्होंने जो आंसर की है इसमें सभी को इक्वल मार्क्स दिए हैं। लेकिन आप यहीं पर देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन डिफरेंट है, और यहाँ पर उचित उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर 3rd। सेकेंड, थर्ड और 4 आएगा इसका आंसर, सेकेंड, थर्ड और 4। तो इन्होंने क्या किया है, हिंदी वाले वर्जन में ऑप्शन 3 में 1 कर दिया है 2 की जगह। तो ये मिस्टेक की है इन्होंने, और इसके इक्वल मार्क्स दिए हैं, जबकि ऑप्शन सही है इंग्लिश वर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है,
तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो देखिए, जब हम कहते हैं, मान लीजिए एक वस्तु ए है और वह बड़ी है बी से, और जो वस्तु बी है वह बड़ी है सी से, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु ए सी से भी बड़ी होगी। तो ऐसा ही कुछ कर रही है यहाँ पर क ख ग से, जो रुचि नाम की लड़की है। तो यहाँ पर सबसे उचित जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बच्चे जब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब सकर्मक अनुमान या ट्रांजिस्टिव स्टेट कहा जाता है इसको, ट्रांजिस्टिव थॉट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा सकर्मक अनुमान। तो यहाँ पर सब उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चा तर्क की अवस्था में होता है, और जब तर्क की अवस्था में होता है तो देखिए यहाँ पर इनकी स्टेज की विशेषताएं पता होनी चाहिए आपको। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन लास्ट स्टेज में आता है। अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पर ये भी वहीं आता है, और ये प्रतिज्ञाप्ति चिंतन मीन्स प्रपोजनल रीजनिंग भी वहीं आता है, मतलब लास्ट स्टेज में। अमूर्त संक्रियात्मक या इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन उसी की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। रिवर्सिबिलिटी या प्रतिवर्तन जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे समझने लगते हैं कि अपोजिट जब हम चीज़ों का करते हैं तो वो वही रहती हैं। जैसे एक पानी है एक गिलास में और एक थाली में, तो सेम अमाउंट का पानी हम यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो बच्चों को जो ऊंचाई वाला है भाग है वो ज़्यादा लगेगा। इस अवस्था को बोलते हैं हम रिवर्सिबिलिटी का अभाव। लेकिन जब रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि इतना ही पानी है और उस पानी को यहाँ डालेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा या उतना ही है। तो उस स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि ये तो बिल्कुल उल्लू बनाने का काम हो रहा है हमें, कि यहाँ तो पानी उतना ही था लेकिन यहाँ पर उसका फैलाव ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ज़्यादा है नहीं। तो ऐसी स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि ये ऐसा इसीलिए हुआ। तो मतलब दोनों तरीके से समझने लगता है कि यहाँ पानी हम रखेंगे तो भी उतना ही होगा, या यहाँ पानी रखेंगे तब भी वो उतना ही होगा। और इस स्टेज को कहते हैं हम प्रतिवर्तन, रिवर्स करके सोचने लगता है बच्चा। लेकिन यदि इसका अभाव होता है इसकी पहले की अवस्था में, ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है, इसके पहले बच्चा समझ नहीं पाता है, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इस प्रकार कर पाने के योग्य होता है बच्चा, सोचने के योग्य हो जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए, इनकी स्टेज के नाम से ही प्रश्न आया हुआ है। पारंपरिक चरण भी है इसका नाम, अपारंपरिक नहीं है, उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक है। सबसे पहले आता है पूर्व पारंपरिक, उसके बाद है पारंपरिक और उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक। लेकिन अपारंपरिक जैसा कोई चरण नहीं बताया है इन्होंने, तो यही चरण इनके सिद्धांत के हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। और सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अपना रही है, यानी बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की स्वतंत्रता दे रही है, साथ ही साथ उन्हें सीखने की सहायता भी प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार का सिद्धांत है, अपना रही है। तो क्या नहीं करना चाहिए उसे, या किस से बचना चाहिए, हमें बताना है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना।
तो देखिए सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण की तो बात करते हैं वाइगॉत्स्की, तो ये इस सिद्धांत में आता है। तो इसका तो प्रयोग करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। तो ये उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये भी अच्छी बात है कि सामाजिक अंतःक्रिया करके समझ रही है, अवलोकन करके देख रही है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ये भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, इस सिद्धांत के अनुसार है। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। अब देखिए ये मानकीकृत परीक्षाएं मतलब बच्चे एक दूसरे से सहायता करके नहीं सीख रहे हैं, बच्चे केवल टेस्ट दे रहे हैं और उनका आकलन ऐसे ही किया जा रहा है, ना कि बच्चों के इंटरेक्शन या अंतःक्रिया से नहीं हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। तो देखिए पाठ का प्रयोग का मतलब है कि बच्चों को सहायता देना उनके सीखने में। तो ऐसा कहते हैं लेव वाइगॉत्स्की कि बच्चों को सहायता दे रहे हैं उनके सीखने में, लेकिन ये ऑप्शन उचित नहीं है जो कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में यह आता ही नहीं है, तो इसके प्रयोग से शिक्षिका को या अध्यापिका को बचना चाहिए। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगॉत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता के बारे में बात करते हैं लेव वाइगॉत्स्की की बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखेंगे तो उनके जो अधिगम है वो सुसाध्य हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप की बात नहीं करते हैं, वे तो सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की बात करते हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। रटकर याद करने पर बल तो देते ही नहीं है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं, संदर्भित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो देखिए प्रगतिवादी कक्षा की एक अवधारणा है जिसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है सीखने में, साथ ही साथ उनके सीखने में सहयोग भी किया जाता है। तो उसका क्या विश्वास होना चाहिए अध्यापिका का? इस प्रकार की जानकारी है उसे कि प्रगतिवादी शिक्षा लगानी है क्लास में। तो क्या कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए? तो इससे तो बच्चों की स्वतंत्रता दिख नहीं रही है कि उन्हें सीखने में मदद मिल रही है, क्योंकि कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही नहीं होता है, बाहर भी होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बाहर से सीख करके समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ पहले से उन्होंने सीखा हुआ होता है। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, ऐसा गलत है। बच्चों को समझ में आएगा, उनको अनुभव होगा, तब वे अच्छे से सीखेंगे, और ऐसा कहती है प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो कई सारी बुद्धियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस ही मैच नहीं करेंगे बुद्धि के सिद्धांत से, इन्होंने तो कहा ही नहीं है बुद्धि के बारे में कुछ। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से खेलते नहीं हैं। यह किसका उदाहरण है? तो इसको हम बोलते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता है। यहाँ पर बच्चों को पहले से ही सिखा दिया गया है कि जो लड़के हैं ये गुड़िया से नहीं खेलते हैं, और गुड़िया मिली तो वह वैसा ही प्रतिक्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है,
तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो देखिए, ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग भी देता है, बीच बीच में ड्राफ्ट कैसा बनाया जा रहा है यह भी ध्यान में रखता है, और उसके पश्चात उनको मान्यता भी देता है कि उन्होंने अच्छा बनाया या किस प्रकार बनाया है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो देखिए, हर जगह मूल्यांकन हो रहा है, पहले भी, बीच में भी, बाद में भी। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन कंटिन्यूअस होता है या निरंतर होता है, उसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। सभी बच्चों की भाषा को स्वीकार करना चाहिए। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका भी प्रयोग करवाना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 में अच्छे से कहा गया है। तो उचित उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है इस नीति में। समस्या समाधान, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास और अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, ऐसा ही कहा गया है शिक्षा के बारे में। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 करेक्ट होंगे, 1 तो होगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पर इसमें भी 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो आंसर की में सभी को इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। फिर से आप देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन में सही ऑप्शन है और इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1 में। इसी प्रकार से 2 गलतियाँ थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। गलत है, एक ही बच्चे से प्रश्न पूछने से पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे सीखने में पीछे रह जाएंगे। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल नहीं है। कुछ ही बच्चों से ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। तो बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी उनको वंचित कर दिया जाएगा सीखने से, क्योंकि कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछ लेना तो बाकी बच्चे पिछड़ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मेलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी पीछे छूट जाएंगे। तो इस प्रकार इसका उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणज वैकल्य मीन्स डिसकैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इस प्रकार बच्चे को डिसकैलकुलिया है, गणित के प्रश्न अच्छे से हल नहीं कर पाता है, तो उसको भी सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। सख्त नहीं होना चाहिए, कुछ लचीला होना चाहिए साथ, जिससे कि बच्चा आराम से गणित के सवाल या कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे और प्रश्नों को हल कर सके। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। अब देखिए, कैलकुलेटर उपलब्ध करवा देंगे तो क्या बच्चे सीखना शुरू कर देंगे इससे। और दूसरी बात भी है कि यहाँ पर इसको दिक्कत है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें कैलकुलेटर उपलब्ध करवा दिया और गणित संबंधी जो प्रयोज्यता है, प्रयोज्यता मीन्स मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ्स ऐप एप्लीकेशन दे दिया उन्हें,
कोई ऐप डाउनलोड करके हमें उन्हें क्या कहा कि आप इससे हल कीजिए। तो ये ऑप्शन ये उचित हो सकता है कि इस प्रकार उसको डिसेबिलिटी है तो ये इससे हेल्प करके गणित सीख सकता है। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने के करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। तो ये अच्छा नहीं है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंक्लूड एडिशनल कंटेंट ओवरशैडो रिलेवेंट इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। जो भी वहाँ पर कंटेंट है उसके लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जो और जोड़ देंगे तो क्या इससे ये समावेशन में महत्वपूर्ण होगा। यह विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहले बच्चा सीखे तो ये बिल्कुल उचित है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को जो दृश्य आधारित कैलकुलेटर दिया कि आप चित्रों के माध्यम से जोड़िए या समझिए, और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मैथ्स के जो एप्लीकेशन हैं जो गुणा भाग या इस प्रकार सहायता कर सकते हैं उनका उपलब्ध करवा करके हम सभी बच्चों के साथ में उसको भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। दृष्टि बाधित है तो स्पर्शी ग्लो लाभदायक होगा, छू करके महसूस करके वो पढ़ेगा या सीखेगा। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें ये लाभदायक नहीं होगी क्योंकि पहले ही दृष्टि बाधित है और छोटे अक्षरों वाली पुस्तक उसे तो दिखाई ही नहीं देगा। तो यही है कि यही सामग्री लाभदायक नहीं है। दृश्य पट्य पठन सॉफ्टवेयर लाभदायक है, ब्रेल लिपि भी लाभदायक है। तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2, ये लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही है, भाषा के लिए तो जितना ज़्यादा सुने बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ये बिल्कुल सहायता करते हैं कि वे भाषा अच्छे से सीखें। अब हमें सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यही उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं। कौन से गुण मौजूद होते हैं सृजनात्मक बालक में। अभिसारी चिंतन होता है, कुछ नया खोज करके दिखाता है। अभिसारी चिंतन में कोई एक निष्कर्ष निकालता है बहुत सारे तथ्यों का इस्तेमाल करके। तो ये अभिसारी चिंतन में सृजनात्मकता नहीं आती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होती है, कुछ नया निर्माण करके दिखाता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 आएगा इसका आंसर। 1, 3 और 4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और कारण है किस कारण से करना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से हम केवल टेस्ट लेके ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ने इतना सीखा है। अलग अलग तरीके से विविध विधियों का उपयोग करना चाहिए मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, आर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक। तो देखिए पहले उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और फिर नियम की ओर जा रही हैं। नियम, तो उदाहरण के बाद नियम है वह आगमनात्मक विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु
एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी जो है वो अच्छे से रहे, उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं करना चाहिए, खुद से बना लिया कि ऐसा ही रहना है आपको। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार-बार शिकायत नहीं करनी चाहिए। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों के साथ सोच समझकर बनाना चाहिए कि क्या आप इस नियम का पालन कर सकते हो, थोड़ा लचीला रखना चाहिए। ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद से भी होता है, घर में भी होता है, कक्षा कक्ष में भी, तो सभी जगह अधिगम होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो सुसाध्य है, हमें बताना है कि क्या सुसाध्य नहीं है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी प्रभावशाली है। हमें बताना है कि क्या प्रभावशाली नहीं है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, यह भी प्रभावशाली है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो देखिए, एक जैसी सभी समस्याओं के हल के लिए, हर समस्या के हल के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित और चरण दर चरण प्रक्रिया, यानी पहले से निर्धारित है कि आप समस्या समाधान कैसे करेंगे, तो ये गलत बात है। हर समस्या का समाधान एक जैसा या पहले से निर्धारित नहीं होता है, अलग अलग तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, तो ये कोई लक्षण नहीं है। संरचनावादी कक्षा में कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से सीखते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं। पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, गलत बात है। यहाँ तो कहा जाता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, यह भी बात गलत है। यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे प्रश्न पूछना चाहिए संरचनावादी कक्षा में और अपने ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन 4 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। संरचनावाद पूर्व ज्ञान पर बल देता है कि बच्चे ने जो पहले से सीखा है उसको जोड़कर वो नए ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे उचित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, कोई अवरोध नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसमें बच्चों को और भी अच्छे से सिखा सकते हैं कि बच्चे इस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, त्रुटि हो जाती है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो ये बच्चों के अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा कि बच्चे गलती करने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल लज्जाजनक कार्य है, तो इससे बच्चों के सीखने में अवरोध होगा, तो यही अवरोधक है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, तो ये तो साधक है, अवरोधक नहीं है। इससे बच्चों को हम ये समझेंगे कि उनकी संकल्पना कैसी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें मिलेगी यदि हम ऐसा सोचते हैं तो त्रुटियों के बारे में। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा सोचेंगे तो ये भी क्या है, अच्छा ही है, क्योंकि बिना डांट के ही ये त्रुटियां कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे, गलती करेंगे लेकिन सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें डर नहीं होगा कि मुझे डांट पड़ने वाली है, तो इससे बच्चे सीखेंगे।
लेकिन यहाँ पर यदि आप ऐसा सोचेंगे कि बच्चे गलती करनी ही नहीं चाहिए, तो ये अवरोधक होगा उनके सीखने में। ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो ये क्या है? विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, तो ये खुद से ही शोध कर रहा है और अधिगम को दृढ़ कर रहा है। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा हो गई, बाह्य रूप से नहीं हुई। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि बाहर से नगद इनाम मिलना है उसको, इसलिए वो प्रोजेक्ट कर रहा है। सितारा, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा तो अधिगम को दृढ़ करने के लिए खोज कर रहा है, तो खुद का ही अंदर से ही अभिप्रेरित है, लेकिन ये बाहर से अभिप्रेरणा आ रही है कि पुरस्कार मिलने वाला है। सितारा अपने स्वतंत्र संतोषण के लिए, खुद के संतोष के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है कि मैं कैसा सीख रही हूँ, आप बताइए। तो ये बिल्कुल है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो खुद के संतोषण के लिए वैसा कर रही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर उचित हो रहा है कि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। अपनी रुचि और अपनी क्षमताएं, यानी कि यह भी है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? कोविड-19 के दौरान बच्चों का जो प्रदर्शन है वो नेगेटिव हुआ है, मतलब घट गया है जो भी परफॉर्मेंस होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि अब क्या होगा, तो उस प्रकार का जो संज्ञान है, उनका संज्ञानात्मक पक्ष है वो प्रभावित होता है संवेग के माध्यम से। जो बाहर के जो संवेग था, इमोशनल जैसे थे उस समय के, उसने इसको प्रभावित किया, या हम कहें संज्ञान ने संवेग को प्रभावित किया, दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये संबंध इसी से है। प्रतियोगिता नहीं हो रही थी कोविड-19 में, आनुवांशिकता का भी कोई नहीं था, आनुवांशिकता और वातावरण का भी नहीं है। इसे हम स्पष्ट रूप से कहें तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, तो यहाँ पर इनका प्रदर्शन कम हो गया। संज्ञान जो संज्ञानात्मक है उनका पक्ष है, उसमें प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सबसे उचित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खालिस्तान हो। किस प्रकार से प्रभावशाली होता है? शिक्षक निर्देशित होने से क्या वह प्रभावशाली हो जाएगा? नहीं होगा। सहपाठियों द्वारा निर्देशित होने से भी नहीं होगा। उचित उत्तर हमें खोजना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने से भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, इनकी कंपैरिजन में सबसे उचित है कि हम जब स्व केंद्रित अधिगम करते हैं तो वह सबसे अधिक सार्थक और अधिक प्रभावशाली होता है। खुद से हम खोज करके सीखते हैं तब। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सबसे उचित हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने सीटेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2021 का सीटेट पेपर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।